आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। और बात अब करते हैं राज्यसभा के चुनाव की। कल राज्यसभा के इलेक्शन हो गए, एक आध झारखंड से ही चुनाव की खबर आनी थी, वो भी आ गई। और झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस पार्टी को झटका लगा और महागठबंधन में दरार खुल करके चौड़ी होकर के दिखाई देने लगी। झारखंड में बीजेपी ने हारी बाजी जीत ली, या यूं कहें ये बाजी हमेशा से ही वो जीती हुई थी। बीजेपी समर्थित परिमल नथवानी, उन्होंने कांग्रेस के प्रणब झा को हरा दिया, चुनाव जीत लिया। चुनाव के बाद कांग्रेस और आरजेडी अब आमने सामने हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आरजेडी जैसे सहयोगियों ने चुनाव में हमें दगा किया, हम पे धोखा दिया, जिसकी वजह से हम चुनाव हारे। नाम लेके कहा जा रहा है। आरजेडी ने भी पलटवार किया। आरजेडी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को संभाल नहीं पाती, कांग्रेस को उन्हीं के विधायकों ने धोखा दिया, हमारे लोगों ने धोखा नहीं दिया। झारखंड में 2 सीटें थीं, 2 सीटों के लिए कैंडिडेट मैदान में थे 3, 2 महागठबंधन की ओर से और एक निर्दलीय जिनका समर्थन किया हुआ था बीजेपी ने। महागठबंधन को 2 सीट जीतने के लिए 56 वोट की जरूरत थी और 56 वोट थे, लेकिन वोटिंग में खेल हो गया। महागठबंधन के 5 विधायकों ने दिल की आवाज सुन ली और वोटिंग कर दी। जेएमएम के उम्मीदवार को जरूरत से ज्यादा 2 वोट दिलाए गए, 3 वोट रद्द हो गए और नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के प्रणब झा हार गए। थोड़ा सा आपको इसका मैथ्स बताता हूं मैं, क्योंकि ये जो हुआ है ये कांग्रेस पार्टी को बहुत खल रहा है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इनके पास नंबर्स पूरे थे, 28 चाहिए एक सीट के लिए, इनके पास पूरे 56 वोट थे। अब हुआ क्या वो देखिए आप। कांग्रेस पार्टी जेएमएम के 34 विधायक हैं, उन्होंने 28 से पहले अपना उम्मीदवार जितवाया, ठीक, लेकिन उसको 2 वोट फालतू दिलवाए कि कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, एक आधा वोट कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो 2 वोट वहां एक्स्ट्रा चले गए, तो हो गए 30। इनके पास बचे 4 वोट। कांग्रेस पार्टी के पास अपने 16 थे, आरजेडी के 4 थे और सीपीआई-एमएल के 2 थे, 26। इस लिहाज से भी अगर देखें तो 16 हो गए ना, 16 और 4 20 और 26 वोट पढ़ने चाहिए थे ना कांग्रेस पार्टी को। पढ़े कितने? 20 वोट। कहां गए बाकी 6? वो बाकी 6 वोट जिसमें आरजेडी के 4 हैं और सीपीआई-एमएल के 2 हैं, ये कहां गए? जाहिर है कि इन्हीं के वोट से एनडीए का उम्मीदवार जीता। तो यही बात हो रही है और आरजेडी कह रही है हमारे वोट पूरे पड़ गए, कांग्रेस कह रही है कि हमको अपने और जेएमएम के वोट पूरे मिले। तो ये धोखा किसने किया? आरजेडी ने और सीपीआई-एमएल ने धोखा किया। समीर जी, का बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। चुनाव परिणाम आ गया, बैजनाथ राम जी जीत गए, वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। प्रणब झा साहब हार गए, उनका चेहरा उतरा हुआ था। रात को हेमंत सोरेन जी के घर पर बैठे हुए मुख्यमंत्री के आवास पे। तो वहाँ जो कांग्रेस ने अपना पोलिंग एजेंट जहाँ जिनको बनाया था, जो प्रभारी है के राजू, वो वहाँ पर गए और दीपंकर भट्टाचार्य माले के वहाँ पर गए। और आरजेडी ने अपने 4 विधायक क्रॉस वोटिंग न करे, इसके लिए उन्होंने वहाँ पर अपना पोलिंग एजेंट जो बनाया था भोला यादव को, जो कि महासचिव है, उनको बनाया था। सबसे विश्वास लोगों को कहा था कि देखना जब वोटिंग के समय वोट डालते तो दिखाया जाता है अपने आपके पोलिंग एजेंट को कि क्रॉस वोटिंग की नहीं है। वहाँ बैठे हुए तो हेमंत सोरेन ने पूछा कि भाई कैसे हारे? तो दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि हमारे यहाँ तो किसी ने क्रॉस वोटिंग नहीं की, मैंने देखा दोनों ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दिया। फिर आरजेडी के भोला से पूछा तो भोला यादव ने कहा कि कसम खाता हूँ हमारे भी 4 लोगों ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट किया। और सोरेन बोले कि हमारे टूटने की बात ही नहीं है, आप तो सरकार में हो, हमने भी उसको वोट दिया। अब सब ये कह रहे हैं कि भाई हमने किसी ने नहीं टूट किए, सब शामिल है। तो ये 6 वोट किसके टूटे हैं? कांग्रेस के 1 वोट टूटे हैं सर, इसमें से 4 कांग्रेस के ही गए, कांग्रेस से गए हैं 4 वोट इसके अंदर। और जब परिमल नाथानी से पूछा गया, नाथवानी जी से, कि भाई आपके जो वोट मिले क्या ये लेफ्ट के और ये आरजेडी के हैं, तो उनका बड़ा मजेदार जवाब था। उसने कहा मैं बड़ा खिलाड़ी हूं, बड़ी पार्टी में हाथ डालता हूं। नाथवानी जी ने बोला तो ये कांग्रेस के वोट टूटे हैं, लेकिन कांग्रेस ठीकरा फोड़ रही है छोटे दलों के ऊपर। और वो दोनों कह रहे हैं कि भाई हम तो गंगा जल हाथ में लेकर कहने को तैयार है, कांग्रेस विधायक कह के दे, तो कांग्रेस विधायक तैयार नहीं हो रहे उसके लिए। कांग्रेस के साथ ही क्यों हो रहा है? वैसे बाय द वे, हाँ अच्छा याद आ गया मेरे को, कर्नाटका में एमएलसी इलेक्शन में बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। लेकिन सवाल राज्यसभा का है भाई। राज्यसभा बहुत बड़ी चीज है, वो एक सीट जोड़ने की बात है और वहां ये काम हो रहा है। त्रिपाठी जी, धोखा किसने दिया? कौन है हमजा? नहीं पता नहीं इसमें धोखा देने जैसे क्या है। मैंने अभी परसों के शो में कहा था लक्ष्मी भैया की जय हो, लक्ष्मी कृपा है। तो मतलब मेरा तो विश्वास बना रह गया, इसमें कोई था नहीं। लेकिन देखिए अभी आप लोग कह रहे थे मैं राहुल जी से उम्र में छोटा हूं, लेकिन मेरी कही हुई बात सही होती। राहुल जी अपने राज्यसभा वाले को नहीं जान पाते कि फिर गलत हो गई। वो मतलब कहीं तो भ्रम टूटे। और ये पहले से दिख रहा था
परिमल नाथवानी के राष्ट्रीय जनता दल में, कांग्रेस में और स्वयं हेमंत सोरेन से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वो अगर, चूंकि इसीलिए वो निर्दलीय गए, भाजपा समर्थित भले हो गए, लेकिन पहले दिन से तय था कि अगर जेएमएम का प्रत्याशी नहीं होगा तो नहीं जीतेंगे। और यहां एक चीज और समझिए, हेमंत सोरेन ने भी जो मैसेजिंग दी है, जिसकी चर्चा कम हो रही, चूंकि परिमल भाई की चर्चा ज्यादा हो रही, हेमंत सोरेन ने मैसेजिंग दी, हमने अपना प्रत्याशी मजे से जिता लिया, तुम प्रत्याशी नहीं जिता पाए, हमने तय किया कि तुम्हारा प्रत्याशी हारेगा। इस संदेश ये है इसका। इस संदेश को आप गंभीरता से देखिए। बाकी सब तो जो होना था वो तो ऑब्वियस था। असली ये है कि हेमंत सोरेन, परिमल नाथवानी चूंकि विनर है तो वो नहीं दिख रहे, लेकिन हेमंत सोरेन इस राजनीति में कांग्रेस की हालत देखिए, राहुल गांधी कोटा जाते हैं स्पीच देने, और आपके कोटे की सीट है राज्यसभा की, आप वहां तैयारी नहीं देख रहे हो। और दिन में मजेदार बात देखिए, एक मजेदार किस्सा, वहां के जो प्रभारी थे उनको लगा कि कुछ गड़बड़ होगी, वोटिंग के समय शुरू हो गई। हाँ, राजू जी और दूसरे एक और सह प्रभारी थे, तो उन्हें खड़गे साहब फोन किया, मल्लेगा जो खड़गे जी किया, तो मैसेज आया कि अभी वो मछली भात खा के सो रहे, 2 घंटे बाद उठेंगे, आप 5 बजे कॉल कीजिएगा। वहां राज्यसभा की वोटिंग चल रही है और आपके प्रभारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करना चाहते हैं किसी संदर्भ में वोटिंग के लिए, और खड़गे साहब के लिए क्या यहाँ से मैसेज आता है कि अभी मछली भात खा के वो सो रहे हैं, 2 घंटे बाद वो उठेंगे। अच्छा, चलिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी देखिए कि वोटिंग हो रही है, पल पल की खबर लेंगे। जेएमएम को तो क्लीन चिट कांग्रेस खुद दे रही है कि जेएमएम ने तो अपने वोट सारे हमको डलवा दिए। एनीवे, अब ये हो तो रहा है 2/3 के लिए राज्यसभा में और लोकसभा में सब कुछ, तो नंबर गेम भी जान लीजिए आप। राज्यसभा चुनाव के नतीजे सारे आ चुके हैं और एनडीए का क्या नंबर है ये भी बता देते हैं आपको। टीएमसी और उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत के बाद लोकसभा की पोजीशन भी आपको बताएंगे। राज्यसभा में फिलहाल एनडीए के पास 150 सांसद हैं। बंगाल में टीएमसी के 3 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। अगर बीजेपी इन तीनों सीटों पर जीत हासिल करती है तो 153 यह आंकड़ा पहुंच जाएगा, होगा ही। और राज्यसभा में 2/3 बहुमत है, 164, मतलब एनडीए 2/3 मेजोरिटी से 11 सीट पीछे है। इतना तो एब्सटेन करा के भी मैनेज हो जाता है। लोकसभा में एनडीए के पास 298 सांसदों का समर्थन है, टीएमसी के 20, शिवसेना यूबीटी के 6 और आ गए हैं, तो ये मामला 324 पहुंच गया है। यहां 2/3 थोड़ा सा भी दूर लग रहा है। 2/3 के बहुमत के लिए 360 सांसदों की जरूरत है और अभी उससे थोड़ा पीछे जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन एक आपको मजेदार बयान दिखाता हूं जयराम रमेश जी का। जयराम रमेश जी देख रहे हैं कि टीएमसी टूटी, वो देख रहे हैं कि शिवसेना टूटी, सपा की लोग बात करने लगे, एनसीपी की बात करने लगे, लेकिन वो कह रहे हैं कुछ भी कर लें अमित शाह, 2/3 नहीं हो पाएंगे, वो डिलिमिटेशन बिल पास नहीं करवा पाएंगे। संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं कर पाए। उन्होंने साहब को वादा किया था कि ये संविधान संशोधन विधेयक पारित ही होगा। कहा था नारी वंदन अधिनियम के नाम पर ये लाए थे, पर असली मकसद परिसीमन का था, खतरनाक परिसीमन का था। संविधान संशोधन विधेयक के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 2/3 बहुमत माने 362 सांसद। अगर सारे सांसद मौजूद थे और उन्होंने वोट किया तो 2/3 माने 362 की जरूरत थी। गृह मंत्री को सिर्फ 298 सांसदों का समर्थन मिला, यानी कि उनके दावों के बावजूद, पूरे प्रयासों के बावजूद उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला। बड़ी बेइज्जती हुई, नाराज हो गए गृह मंत्री, नाराज हो गए प्रधानमंत्री। अब लगे हुए हैं तोड़फोड़ की राजनीति में, क्योंकि वो उनका मकसद है 2/3 बहुमत हमें किसी हालत में मिलना है। अब वो कह रहे हैं आगे, उन्होंने कहा कि मिलेगा नहीं, 2/3 मैनेज वो कर नहीं पाएंगे। अब वो जो कहानी बता रहे हैं कि अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को वादा किया था कि ये बिल मैं पास करवाऊंगा, लेकिन नहीं हो पाया, तो बड़ी बेइज्जती हो गई, वो उसका ही बदला निकाल रहे हैं और पार्टियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। जब वो बिल आया था 17 अप्रैल को, उस दिन भी अगर आपको याद हो तो हम लोग इसी प्रोग्राम में लगातार बात कर रहे थे कि बीजेपी उस बिल को पास कराने के लिए उस वक्त लाई ही नहीं थी। नहीं तो उसके लिए इस वक्त जितनी जुगत लगाई जा रही है उसके पहले वो होमवर्क होता, वो एक मैसेजिंग के लिए, चुनाव भर के लिए था। तो जयराम रमेश जी की ये बात तो सही नहीं है कि वो कोई प्रॉमिस कर दिया था अमित शाह जी ने मोदी जी को कि मैं बिल पास करा दूंगा। हाँ, इस बार जरूर वो पास कराने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। सवाल है कि क्या कर पाएंगे या जयराम रमेश की बात सच होगी। सर, ये बात काफ़ी हद तक ठीक है कि पिछली बार केवल चुनावों को ध्यान में रखते हुए तब हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी, मैंने भी इस बात पर जोर दिया था कि केवल मैसेजिंग है कि विधानसभा चुनावों में कि महिला बिल के साथ कौन है, विरोध में कौन है, ये सरकार बताना चाहती है। लेकिन इसको मैं गंभीर मसला
मामला देखता हूँ कि यदि संसदीय व्यवस्था को देखें कि आप एक संविधान संशोधन बिल का इस्तेमाल ऐसे करें, खैर वो अलग है, लेकिन अब जो है ये तय है कि सरकार चाहती है कि इस बिल को पास कराया ही जाए। और अब ये बिल तभी आएगा जब सरकार को पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई कमज़ोर काम होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो नंबर कैसे पूरा होगा कैसे नहीं पूरा होगा आपकी समझ क्या कहती है, पूरा कर लेंगे? नहीं, अब ये नंबर पे ऐसे जाते हैं ना 362। मैंने पार्लियामेंट 30 साल कवर किए, 35 साल। नंबर ऐसे होते नहीं है, नंबर ऐसे होते हैं जहां चाहिए उतने नंबर हैं कि नहीं है। ठीक ठीक, वो हो जाएगा हाँ, और इसको मैं फिर उस दिन जितने लोग होंगे उनका 2/3 हो जाएगा। 19 वो क्या था, 6 अगस्त था 9 अगस्त था जब ये हुआ था, 370 बिल पास हुआ था, तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ था। उस दिन 40 सांसद देश के लिए देश को आगे बढ़ाने के लिए विदेश में गए हुए थे, विदेश यात्रा पर। विपक्षी सांसद सारे के सारे। तो देश को तो आगे बढ़ाना होता ही है। टू थर्ड जो मेजोरिटी होती है ना, जिसे कहते हैं, उसका एक क्लॉज बहुत आपके दर्शकों के लिए, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, बट नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल लेस देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ। ये क्लॉज है। यदि सभी आ जाएंगे तब इतना मैं तो सीधे पूछ रहा हूं, आपकी समझ कहती है कि हो जाएगा 2/3 दोनों। मैं ये कह रहा हूं सरकार लाएगी उस दिन जिस दिन उसको ये व्यवस्था पक्की मजबूत लगेगी। एक बयान है संजय राउत जी का, सुन के आता हूं। संजय, अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, इसकी राहुल गांधी के लोग जो हैं आसपास, उनको वो जो है महान बनाए हुए हैं, और राहुल गांधी को लगता है कि मैं जो कहता हूं मेरी भविष्यवाणी होती है, अटल होती है, वो सच होती है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत जी को मैंने कभी आज की पिछले हफ्तों में उद्धव जी के लिए भी ऐसे बात करते नहीं सुना जैसे वो राहुल गांधी के लिए बात करते हैं। वो कहते हैं राहुल गांधी की लीडरशिप में ही मोदी हार सकते हैं, और ये सारी तोड़फोड़ इसीलिए हो रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह राहुल गांधी से डरते हैं। राहुल जी एक लोकप्रिय नेता है, राहुल संघर्ष करते हैं जिसकी आज जरूरत है, राहुल सच बोलते हैं, और राहुल के लीडरशिप ने ही मोदी जी को सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा किया है। इसलिए तो तोड़फोड़ चल रही है ना। 2029 में राहुल जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे केंद्र में, मैं आपको बोल रहा हूँ। ये मोदी और शाह को मालूम है, इसीलिए तो ये पार्टी तोड़ने का जो और स्टेट तोड़ने का जो कार्यक्रम। अब एक भविष्यवाणी उन्होंने भी कर दी कि 2029 में हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब वो कह रहे हैं राहुल जी संघर्ष करते हैं। आप क्यों नहीं संघर्ष करते? आपकी पार्टी क्यों नहीं संघर्ष करती? नरेंद्र मोदी और अमित शाह उद्धव ठाकरे से क्यों नहीं डरते? संजय राउत जी उद्धव ठाकरे के लिए बोले ना कि उनसे डरती है केंद्र की सरकार, वो राहुल गांधी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। हमको तो लगता है कि वो अपना राजनीतिक भविष्य, पहले लगता है कि अपना वो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस जो है अब तो राज्यसभा कहीं और से नहीं आ सकती है, तो हो सकता है कि अगला राज्यसभा जो है वो कांग्रेस के समर्थन से ही मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए वो बैटिंग कर रहे हैं। दूसरा, हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी ने, जो मुझे लगता है ना, कई बार दुश्मन के खेमे में भी फियादीन घुसा दिया जाता है। आपको लड़ना है दुश्मन से तो जो हमजा मजारी वाला, सर हमजा ही है आजकल, और कोई कोड वर्ड नहीं। हमजा कौन है? हमजा तो मुझे लगता है कि संजय राउत से बड़ा कोई हमजा कैसे हो सकता है। जब वो बोलते हैं ना तो वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत बन जाती है, और जब जब वो बोलते हैं शिवसेना का नुकसान पहुंचा देते हैं। 2/3 हो जाएंगे। अकेला व्यक्ति है जो शिवसेना के बंटाधार के लिए। राहुल गांधी को लेकर संजय राउत 2004, 2005, 2006 में कैसे बयान देते थे, वो निकालना चाहिए। कहते थे राहुल गांधी को इटली भेजने का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, सोनिया जी लोड ना ले, ट्रेन से भेजूंगा। 2/3 हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही नहीं होंगे। मुझे तो कोई जिसे कहते हैं ना, डाउट ही नहीं रह गया, संदेह ही नहीं रह गया है। ठीक है, अब जो हो रहा है, जो ईश्वरीय विधान के अनुसार काम कर रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ही कोई भूमिका नहीं है। ईश्वरीय विधान वहां तक ले जा रहा है। ईश्वर का दखल जो है। हाँ ठीक है सर। महाराष्ट्र का एक अपडेट आपको मैं दे देता हूं। उद्धव ठाकरे गुट ये धमकी देते रह गए, गाली देते रह गए, और 6 बागी सांसदों ने पाला बदल भी लिया। कल उद्धव गुट की बैठक में केवल 3 सांसद आए थे। व्हिप जारी होने के बावजूद 6 सांसद नहीं पहुंचे थे, और उसके बाद उद्धव गुट ने न केवल इन सांसदों को शो कॉज नोटिस जारी किया, 7 दिन के अंदर जवाब मांगा। संजय राउत ने फिर से उन पर गाली गलौज की, खुलेआम धमकी दी, ऑपरेशन तोड़वा चलाने का ऐलान किया।
अब गृह मंत्रालय के आदेश पर सभी 6 सांसदों को Y+ सुरक्षा दे दी गई है। ये महाराष्ट्र की सरकार ने डीजीपी को आदेश दिया है कि इनकी सुरक्षा Y+ कैटेगरी की कर दी जाए। तो स्पीकर साहब से तो नहीं आई अभी पुष्टि कि ये अलग हो गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने घोषणा कर दी इनको सिक्योरिटी दे करके। उद्धव गुट और शिंदे गुट आज शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस भी मनाने के लिए मुंबई में मौजूद है। और ये सारे बागी सांसद ये जयपुर पहुंचे हुए हैं, ये भी कमाल की बात है। ये सब लोग जयपुर गए हुए हैं। जयपुर में क्या है सर? स्थापना दिवस आज है शिवसेना का। नहीं, अब वहाँ पर जो बागी है ना वो सांसद एक्चुअली मुंबई में भी रहना नहीं चाहते। कि जिस तरीके से कल उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बंगाल में ही अंडे नहीं, महाराष्ट्र में भी अंडे फेंके जा सकते हैं और कोई उपद्रव न हो, शायद मुझे लगता है इसके लिए उनको भी बाहर रखा गया होगा। और उद्धव ठाकरे को ये भी ध्यान होगा कि जब 2022 में जो बगावत हुई थी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, वो भी जून में हुई थी, 18-19 जून को हुई थी। तो उसी समय की बात हुई थी। और अब जिस तरह के सांसद टूट कर गए तो बड़ी मुश्किल चुनौती उद्धव ठाकरे के सामने होगी। मुझे लगता है कि अभी परसों उसका जो सांसद के पिता के मर्डर का मामला है उसका परसों जजमेंट आने वाला है। तो मुझे लग रहा है वो परसों तक रुका हुआ कि जजमेंट आएगा उसके बाद मैं तय करूंगा मुझे। ये भी कह रहे हैं कि आज स्थापना दिवस है और शायद कल ये एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे सभी सांसद। कल परसों उसका जजमेंट आ रहा है ना, जो सांसद है। ये एक भजन का वक्त है। हाँ सर, ठीक है। अब एक पार्टी में और कीर्तन शुरू हो गया, वो देख लीजिए, उसकी खबर भी आप देख लीजिए। बात हम कर रहे हैं शरद पवार गुट की। शरद पवार साहब की एनसीपी जो है, दावा किया जा रहा है कि शरद पवार गुट के कुछ सांसद और विधायक वो भी अजीत पवार गुट के संपर्क में है। अजीत पवार गुट के नेता और पूर्व मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने दावा किया है कि शरद पवार गुट के 5 सांसद उनके संपर्क में है और आने वाले वक्त में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनीता पवार, अजीत पवार जी की वाइफ जो है, लेट अजीत पवार जी की वाइफ, वो अपने बेटे पार्थ के साथ आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। अब इसके मतलब तो निकाले जाएंगे। एक तरफ एनसीपी टूटने की खबरें, एनसीपी शरद पवार, और फिर ये मुलाकात। त्रिपाठी जी? नहीं, मैं तो थोड़ा शरद पवार जी से पहले एक देख गया तो मुझे लगता है कहानी कुर्सी की में हम लोग इतना कुछ कर रहे थे और पप्पू यादव जी ने एक पोस्ट किया है। क्या? अंबानी के बेटे की शादी समारोह से ही स्पष्ट हो गया था कि कौन कौन उनके पेरोल पर राजनीति कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में बिकना तो एक छोटी किस्त है। ये पप्पू यादव ने पोस्ट किया है। किसके लिए लिख रहे हैं? तेजस्वी के लिए भी किया जाहिर होगा, है कि अखिलेश के लिए भी भी गए थे। जब वो कह रहे हैं कि उनकी शादी समारोह में जो गया है, हेमंत सोरेन गए थे शादी हाँ में? गए थे, हेमंत सोरेन गए थे, पत्नी के साथ गए थे। परिवार लालू जी गए थे, हेमंत सोरेन गए थे, परिवार गए थे। आरजेडी के लिए कह रहे हैं। अच्छा, वो अपना बिहार का स्कोर भी सेटल कर रहे हैं। अखिलेश पूरा परिवार गए थे। तो मतलब एक ये महाराष्ट्र से बिहार तक हर तरफ की जो राजनीति, ये तो बताइए, लेकिन ये किस लिए है ये तस्वीर? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि मतलब अगर उसको हम स्पष्टता में देखें तो सुनेत्रा जी से पार्टी संभल नहीं रही। मतलब बहुत जो लोग भी महाराष्ट्र की राजनीति, और समीर जी और बताएंगे, सुनेत्रा जी से पार्टी संभल नहीं रही है। वो एक तरह से फ्रेंचाइज मॉडल पर अब एनसीपी, अजीत पवार के पास जो पार्टी रह गई है वो उसको चला रही हैं। जो पार्टी के पुराने लोग हैं, एक तो जो शरद पवार के साथ रह गए थे, जो अजीत पवार के साथ आए, वो लोग भी अब उस तरह से नहीं है। और बीच में एक खबर चली थी जिसका सुनेत्रा जी ने खंडन किया था, वो अपने बेटे को लेकर अब हर जगह जा रही कि प्रफुल्ल पटेल भी अब पार्टी में किसी पद पर हैं या नहीं है। तो कुल मिलाकर क्या है कि सुनेत्रा को अब पूरी पार्टी पर कब्जा चाहिए। तो इसको यूं भी देख सकते हैं कि हमारी पार्टी कैसे चलेगी पूरी पार्टी पर, मतलब भाई पूरी पार्टी उनके कंट्रोल में नहीं है। एक तरह से कहें कि कंट्रोल में कैसे रहे उसका गुर सीखने की। अच्छा, और शरद पवार जी की पार्टी को लेकर जो खबर आई है कि वहां टूट नहीं, होगी, वो तो अभी बताएंगे। अब तो रिश्ते भी हो गए हैं। अब तो कभी बात आती है कि पार्टियां एक हो जाएंगी, अब आ रही है कि वो मिल जाएंगे इनमें आकर के। सुनीता पवार का एक मामला महाराष्ट्र को लेकर भी चल रहा है, क्योंकि वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास था और ये कहा था शायद इनको कि देवेंद्र फडणवीस बजट पेश करेंगे, उसके बाद दिया जाएगा। और अब वित्त मंत्रालय देने से मना कर दिया गया है। तो वो चाह रही है कि अगर वित्त मंत्रालय नहीं दे रहे तो कोई दूसरा बड़ा पोर्टफोलियो उनको दिया जाए। देवेंद्र उसके लिए तैयार नहीं, उसी बात को सर ब्रेक लेना पड़ेगा। बहुत निजी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन सुप्रिया जी के बेटी की शादी भाजपा ने